हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कि सितंबर से पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम्स में 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं या 95 प्लस परसेंटेज कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसके लिए बेटा मेरा कोटेशन है, आप मुझे डेली 4 घंटे दो, मैं आपको 95% दूंगा। मतलब अभी सितंबर से अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम्स अगर आपके मार्च में होते हैं बेटा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीब आपके पास 5 से 6 महीना अभी भी आपके पास है। 5 to 6 मंथ जो है आपके पास अभी भी अवेलेबल है बेटा, ठीक है। और इन 5 to 6 मंथ में अगर आप 4 आवर्स डेली, डेली का मतलब डेली, ठीक है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं आज 4 घंटा, कल नहीं पढ़े, परसों 2 घंटा पढ़ा, फिर नहीं पढ़े, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमने 5 घंटा पढ़ा, नहीं चलेगा। डेली का मतलब डेली, आज भी 4 घंटा, कल भी 4 घंटा, परसों भी 4 घंटा, फिर नेक्स्ट डे भी 4 घंटा आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो अगर आप डेली 4 घंटा मुझे देते हैं बेटा, तो डेफिनेटली आपके 95 प्लस परसेंटेज आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक। और उसके साथ साथ आप कहोगे सर क्या 4 घंटा मैं पढ़ूँ, क्या बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व ना हो? बिल्कुल हो इन्वॉल्व। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, करो, मना किसने किया, करो सोशल मीडिया यूज़। फेसबुक चलाना है चलाओ, व्हाट्सअप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, शॉर्ट्स चलाने हैं, आपको जो भी ऐप्स वगैरह आपको यूज़ करने हैं, जितना फ़ोन यूज़ करना है करो, मना किसने किया, बिल्कुल करो। शादी पार्टी में भी ना जाए, जाओ, शादी पार्टी क्यों नहीं जाओगे? मामा की शादी है, सिस्टर की शादी है, मौसी की शादी है, किसी न किसी की शादी आ ही जाती है। सीजन अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा शादियों का, अटेंड नहीं करना है करो, मना किसने किया, बिल्कुल करो। दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करना सर, अरे वो तो लाइफ का एक पार्ट है, एंजॉय भी करना पड़ेगा आपको। जब तक एंजॉय नहीं करोगे तो माइंड आपका फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बिल्कुल एंजॉय भी करो, ठीक है। क्या टाइम टेबल मुझे बनाना पड़ेगा इसके लिए? मैंने कहा अगर आप इतनी सारी चीज़ें यूज़ करोगे या इतनी सारे एक्टिविटीज़ अगर करोगे तो आप टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इसमें टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। बट हाँ, मुझे 4 घंटा आपका चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ करो, बट उसके अलावा मुझे 4 घंटा चाहिए। शादी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है जाओ, बट उस दिन भी मुझे पढ़ने के लिए 4 घंटा चाहिए। अगर आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, करो बिल्कुल, बट तब भी मुझे 4 घंटा चाहिए आपका। मतलब किसी भी कंडीशंस में आप कुछ भी कर रहे हो बेटा, आपको 4 घंटा निकालना है पढ़ने के लिए। आप अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई बाउंडेशंस नहीं, आप करो, उन सबको छोड़ के आपको 4 घंटा पढ़ाई के लिए निकालना है, तो निकालना है। अब ये डिसाइड और ये आप सोचो कि आप कब निकाल सकते हो 4 घंटा दिन में। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सर मुझे रात को शादी में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, रात को शादी में जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे? 11-12 बजे तक, उसके बाद पढ़ लो। या शाम को या रात को अगर आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तब दिन में पढ़ लो। तो एक टाइम स्लॉट आपको 4 घंटे का निकालना पड़ेगा। या आप आप दिन में 2 घंटा पढ़ लो, शादी से आने के बाद 2 घंटा पढ़ लो। तो इस तरीके से पूरे डे में आपको 4 घंटे की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके अंदर बेटा ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। पढ़ाई के प्रति ईमानदार आपको होना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि यार मैंने तो पढ़ा था, ठीक। टीचर से बोल रहे हो, मेरे से बोल रहे हो, सर मैंने तो पढ़ लिया था 4 घंटा, बट एक्चुअल में आप नहीं पढ़े। तो पढ़ाई के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो ईमानदार हो जाओ। टाइम के प्रति आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। मैंने कहा 4 घंटा मुझे चाहिए, तो चाहिए। आप कहाँ से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। इसके बाद आपको अपना गोल या टारगेट के प्रति समर्पित रहना। आपने अगर बोर्ड एग्जाम्स में डिसाइड कर लिया कि बोर्ड एग्जाम्स में मुझे 95% स्कोर करना है, तो ये आपका टारगेट है और इस टारगेट के प्रति आप डेवोटेड रहोगे, समर्पित रहोगे। आपका टारगेट भटकना नहीं चाहिए। आपका टारगेट 95 है तो 95 ही रहना चाहिए। इसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड, आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए पढ़ाई के लिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। किसी का वीडियो देख लिया, मोटिवेटेड हो गया, पढ़ लिया, नेक्स्ट डे किसी और का वीडियो देख लिया, फिर मोटिवेटेड हो गया, फिर पढ़ लिया, नहीं होगी पढ़ाई। इस तरीके से मोटिवेशंस नहीं आता है। सेल्फ मोटिवेशंस आपको चाहिए पढ़ने के लिए, खुद से अंदर से आनी चाहिए। आपकी जो अंतरात्मा ना वो बोले कि यार बेटा पढ़ ले, तो वो सेल्फ मोटिवेशंस होता है। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा पढ़ाई के लिए कि आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशंस आनी चाहिए।
जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे ना, आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हो, आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो इसलिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो ये अगर आपके पास 4 क्वालिटीज़ है तो आप बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल 95% स्कोर कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं बेटा आप बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में तो सबसे पहले आपको टाइम को ना मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे, 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हम पूरे दिन में ना 24 घंटे में कुछ एक आध घंटे ऐसे होते हैं जिसमें या उस टाइम में हमारी एनर्जी लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे आप स्कूल से आए, खाया पिया, आप सो गए, ठीक है ना, शाम के टाइम दोपहर के टाइम थोड़ा सा आपने नींद ले लिया आधे घंटा 1 घंटे की, और उसके बाद जब आप उठते हैं ना तो आप एक एनर्जेटिक फील करते हैं। आप लगता है कि यार मेरे अंदर एनर्जी हाई लेवल पे है। तो उस टाइम में आपके जब एनर्जी लेवल हाई होगी तो उस टाइम में आपको क्या करना है बेटा, सेल्फ स्टडी करना है। स्टडी करना है आपको। स्टडी में आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है ना, पढ़ना है, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करने, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करने, लिखना नहीं है, होमवर्क नहीं करना है। यहाँ पे जब आपके एनर्जी लेवल से आपको लगता है इस टाइम मेरी एनर्जी लेवल हाई है, तो आपको उस टाइम में क्या करना है, केवल और केवल स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद देखता है कि यार मेरी एनर्जी लेवल ना बहुत लो है, यार आलस आ रहा है बॉडी में, या टीवी देखने का मन कर रहा है, या थोड़ा सा ना गाना सुनने का मन कर रहा है, तो मैंने ठीक है देख लो टीवी। जब आप टीवी देखते हो या गाना सुनते हो, है ना, सॉन्ग सुनते हो, तो मैंने कहा ठीक है इस टाइम ना एक काम करो, आप टीवी भी देखते रहो और साथ साथ में आपको जो स्कूल से जो होमवर्क मिला है, स्कूल से जो आपको होमवर्क मिला है वो होमवर्क भी आप यहाँ पे करते रहो। खाली क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना ही तो है। स्कूल का होमवर्क है, पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग वर्क आपने क्या करा भाई, लिख लिया। दोस्ती की नोटबुक से कॉपी तो करना है। तो गाना सुनते सुनते आपने होमवर्क कर लिया, आपने टीवी देखते देखते होमवर्क कर लिया। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जब होमवर्क करोगे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा अटेंशन, उतनी ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप गाना सुनते सुनते भी आप होमवर्क कर सकते हो, आप टीवी देखते देखते भी अपना होमवर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका होमवर्क भी निपट जाएगा और आपका जो है टीवी देखना भी हो जाएगा या सॉन्ग सुनना भी हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। तो जब आपको आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है तब आपको स्टडी करना है। जब एनर्जी लेवल लो होता है, जब आलस होता है बॉडी के अंदर, तो आपको जस्ट क्या करना है बेटा, लिखना है। जितने भी होमवर्क पेंडिंग में पड़े हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करके आप जो है अपनी जो प्रायोरिटी के हिसाब से अपना एक्टिविटी सेट करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 आवर्स का प्लान। जो मैंने आपसे 4 घंटे का टाइम मांगा है ना, उस 4 घंटे का कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम क्लास 12th PCM या PCB का स्टूडेंट है, किसका, PCM या PCB का स्टूडेंट है, तो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेजर सब्जेक्ट है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है, और हिंदी और इंग्लिश हमारे साथ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चलते ही है, ठीक है। तो 4 घंटे का जो टाइम स्लॉट है उसको क्या करना है, 5 भागों में डिवाइड करना है। 1 घंटा आपको फिजिक्स को देना है, 1 घंटा आपको मैथ्स को देना है, 1 घंटा आपको केमिस्ट्री को देना है, 1 घंटा आपको 30 मिनट्स आपको हिंदी में देना है और 30 मिनट्स आपको इंग्लिश में देना है, ठीक है। तो 1-1 घंटे का आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट का स्लॉट डिवाइड करना है। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा केमिस्ट्री। देखो क्योंकि 95% लाने के लिए ना हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते सर मेरे मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स है और हिंदी में ना मेरे 60 नंबर आए हैं, इंग्लिश में ना मेरे 75 मार्क्स आए, तो उस केस में आपके परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज नहीं बनेगा। तो ओवरऑल परसेंटेज में कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश का एक मेजर रोल होता है, तो उसको भी आपको लेते हुए चलना है। और 1-8 घंटा जो भी आपका एक्स्ट्रा होमवर्क्स वगैरह है वो आप निकाल सकते हैं अपना टाइमिंग अलग से, बट 4 घंटा मुझे सेल्फ स्टडी करने के लिए चाहिए। ये किसके लिए बेटा, ये सेल्फ स्टडी करने के लिए मुझे चाहिए। ओह भाई, अच्छा कैसे करेंगे, तो मैंने कहा देखो हिंदी और इंग्लिश हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें थ्योरी बेसिस पे आपको लिखना होता है, थ्योरी ज़्यादा होती है इसमें। तो इसकी प्रिपरेशंस कैसे करना है आपको हिंदी और इंग्लिश के, तो हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशंस करने के लिए आप एनसीईआरटी की जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन आप पढ़ो। हिंदी की बुक आप ले लो, कोई भी चैप्टर्स उठाओ, उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो। जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, एक हाईलाइटर से या पेंसिल से आप क्या कर दो, उसको हाईलाइट करो।
ठीक, सेम एज इट इज इंग्लिश के साथ आप कर सकते हो। कोई एक चैप्टर्स उठाओ, उसके जो भी पैराग्राफ्स है, जो भी आपके पेजेस है, उसको आप लाइन बाय लाइन्स पढ़ो और उसमें जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगता है उन सारे पॉइंट्स को क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। इससे होगा क्या कि क्योंकि जब आप चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो आपको उस चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उस चैप्टर के अंदर, उस कहानी के अंदर क्या कहना चाह रहा है, उस कहानी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के कौन कौन से रोल्स हैं, तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब वो चीज़ आपको समझ में आएगा ना, तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो ये तभी कर पाओगे बेटा जब आप एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन जो है आप उसको स्टडी करो। तो फॉर एग्जांपल के लेट्स से आज मैंने 30 मिनट क्या करा, एक चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रीड कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हो सकता है उसी चैप्टर के कुछ पोर्शंस बच जाए, तो उसी चैप्टर के कुछ पोर्शंस आपने देख लिया, या एनसीईआरटी बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो उस क्वेश्चन आंसर को आपने रीड कर लिया, थोड़ा सा उसको लर्न करने की कोशिश किया। नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपने चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे भी आप उस चैप्टर को उठा सकते हैं, या आप ग्रामर उठा लो। नेक्स्ट डे आप क्या कर लो, इंग्लिश या हिंदी में आप क्या उठा लो, ग्रामर उठा लो, जिसमें आपके टेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रामर्स के अंदर। तो आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया ग्रामर्स का, तो उस टॉपिक को आपने कंप्लीट किया नेक्स्ट डे। 30 मिनट, ज़्यादा 30 मिनट्स लगेगा, एक दिन में कंप्लीट होता है ठीक है, नहीं तो 2 दिन में कंप्लीट कर लो उस टॉपिक को, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने क्या करा, लेटर या एप्लीकेशन उठा लिया। एक क्वेश्चन तो आता ही है लेटर का, नोट मेकिंग का आता है क्वेश्चन, है ना, एडवर्टाइजमेंट का आता है क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो लेटर एप्लीकेशंस उठाया आपने, उसका फॉर्मेट देख लिया कि लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशंस लिखने का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं बेटा, लिखना तो है ही उसके अंदर, उसके साथ ही साथ एग्जामिनर क्या देखता है, लेटर या एप्लीकेशन जब आप लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट देखते हैं कि उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है। तो आप नेक्स्ट डे जो है आप लेटर या एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट देख सकते हैं। जितने भी लेटर्स हैं देखो किस किस लेटर के, क्योंकि अलग अलग तरीके के लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। किसी को इनवाइट कर रहे हैं आप, किसी को आप जॉब के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, या किसी को शिकायत के लिए एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशंस, छुट्टी के लिए एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, तो सबका फॉर्मेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप उन सारे लेटर्स या एप्लीकेशंस के फॉर्मेट को देखो, उसके अंदर के मटेरियल्स को किस तरीके से आपको फ्रेम करना है वो देखो आप। तो इस तरीके से आप पर डे अगर आप 30 मिनट्स हिंदी और इंग्लिश को देते हैं, 30 मिनट हिंदी को 30 मिनट इंग्लिश को अगर आप देते हैं बेटा, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं, और अभी से आपको देना और रेगुलरली आपको जो है देना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ और फिजिक्स, फिजिक्स को पीसीएम में सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स को, कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ है ना। इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद मैथ या बायोलॉजी, ठीक। तो मैथ और फिजिक्स सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलर सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ और फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, उतना ज़्यादा आप उसमें परफेक्ट बनते हो, ठीक है। तो इसमें आपको किस तरीके से मैथ और फिजिक्स की प्रिपरेशन करना है, दोनों को आप 1 आवर्स का टाइम दे रहे हो, मैथ्स में भी 1 आवर्स और फिजिक्स में भी 1 आवर्स। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बेटा, फिजिक्स और मैथ के। बेसिकली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, मैथ में बहुत कम होते हैं, बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। डेरिवेशन का की पॉइंट देखना है आपको, यहाँ पे जो डेरिवेशंस होते हैं बेटा, डेरिवेशंस के की पॉइंट को आपको पकड़ना है, की पॉइंट को पकड़ना है कि डेरिवेशंस स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम। अगर डेरिवेशंस का अगर आपने की पॉइंट पकड़ लिया ना बेटा, डेफिनेटली उस डेरिवेशंस को आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। तो फोकस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, डेरिवेशंस के की पॉइंट्स को आपको पकड़ना है फिजिक्स में, सेम एज इट इज मैथमेटिक्स में। उसके साथ ही फॉर्मूले पे भी फोकस करना है। देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। कोई भी आप लॉ पढ़ते हैं, चाहे ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं आप, ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला है V = IR, तो ये फॉर्मूला है ना, ओम्स लॉ फॉर्मूला पे बेस्ड है, V = IR। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ F = K/Q1 Q2/R, इसका भी क्या एक फॉर्मूला है। आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, एम्पियर्स लॉ का भी एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन B.dl = μ0I। तो हर एक लॉज के फॉर्मूलेज है, तो उस फॉर्मूलेज पे आपको फोकस करना, उन सारे फॉर्मूलेज को नोट करना और उन सारे फॉर्मूलेज को याद भी करना है। ये मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, दोनों ही। मैथमेटिक्स भी फॉर्मूला पे बेस्ड है, फिजिक्स भी फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो आपको दोनों के फॉर्मूलेज को अच्छे तरीके से कवर करना है।
और उसको बीच बीच में क्या करना है बेटा, रिवाइज करना। नेक्स्ट थिंग, जितना ज़्यादा आप सवाल या न्यूमेरिकल्स करते हैं मैथ और फिजिक्स में, जितना ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स के अंदर या जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिए, डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा कि हाँ यार, इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ गए तो मैं कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। सेम आपको क्या करना है, अब चैप्टर वाइज जो है अभी से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो इस चैनल पे बेटा मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख सकते हैं बेटा, जिसमें फिजिक्स का 1 शॉट वीडियोस चल रहे हैं, मैथमेटिक्स के भी 1 शॉट वीडियोस चल रहे हैं और चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा, और मैथ और फिजिक्स की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी आपको क्या करना है बेटा, करते चलना है। अच्छा, अब बात करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। देखो दोनों ही चैप्टर थोड़ा कंसेप्ट है इसमें, थोड़ी सी इसमें थ्योरी है, थ्योरेटिकल भी है और इसमें कंसेप्ट भी है। तो इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशंस करने के लिए बेटा आपको एनसीईआरटी बुक को यहाँ पे भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो पॉइंट्स, जो इक्वेशंस, जो लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको क्या करना है बेटा, अंडरलाइन करना है। तो केमिस्ट्री में ना क्या है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ज़्यादातर क्वेश्चंस 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी उठाओगे ना तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, वो 1-1 नंबर्स का या 2-2 नंबर्स का होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होता है, की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो उसको आपको कैच करना है। वो तभी कैच कर सकते हैं जब एनसीईआरटी बुक को बेटा आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। और ज़्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आप देखोगे तो डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी बुक से पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट बेस्ड होता है एनसीईआरटी से। तो इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से आपको कवर करना है बेटा। उसके बाद बायो में डायग्राम और केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस पे फोकस करना है, क्योंकि बायो में अगर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें डायग्राम पूछ लेता है, या किसी भी चीज़ का एक सचित्र वर्णन आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको डायग्राम फोकस्ड यहाँ पे रहना बायोलॉजी में, ठीक। और केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर अगर मान लो 20 क्वेश्चंस पूछे गए ना तो उसमें डेफिनेटली 101% 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इक्वेशंस होंगे, रिएक्शंस होंगे, 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें रिएक्शंस होंगे। तो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। तो आप चाहे तो केमिस्ट्री में एक रिएक्शंस की नोटबुक अलग से बना सकते हैं, जिसमें सारे रिएक्शंस को आप नोट कर सकते हैं और बीच बीच में उसको उनको जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को उसी क्वेश्चंस को अगर हम किसी भी तरीके से घुमा दें तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी आपको करना है। बाकी केमिस्ट्री का अगर एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था बेटा। अगर इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करते हैं सितंबर से लेके फैब तक 6 महीने में, डेफिनेटली 100% ईमानदारी के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, रेगुलर 4 आवर्स रोज 4 घंटे की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप 95% स्कोर करो, या 95 प्लस 96, 97, 98 तक की भी परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर 6 महीना अगर आपने 4 घंटा रेगुलर स्टडी कर लिया तो। इसके अलावा एक टिप्स और है बेटा, अभी से ना आपको क्या करना, आंसर जो भी आप लिखते हैं तो उस आंसर का प्रेजेंटेशन पे काम करना है। आंसर जो भी आप क्वेश्चंस का लिख रहे हैं तो उसके प्रेजेंटेशंस पे आपको वर्क करना है। प्रेजेंटेशंस का मतलब आपने एक क्वेश्चंस लिखना है बेटा, मान लो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चंस पूछा गया है, उसका आंसर आपको लिखना है। तो पहले आपने एक हेडिंग डाला, फिर उसके बारे में लिख दिया, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डाला, फिर उसके बारे में लिख दिया, फिर आपने थर्ड हेडिंग डाला, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अगर इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। या आप एक डायग्राम बना के उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डायग्राम बना के अगर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है। लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, हैंड राइटिंग भी अच्छा आप करो। 2 क्वेश्चंस अगर आप लिख रहे हो तो 2 क्वेश्चंस के बीच में एक सफिशिएंट गैप दे दो। आपने यहाँ पे
आंसर लिखा, फिर देन आपने क्या करा, यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के यहाँ पे आप लिख दिया आंसर नंबर दिस एंड देन फिर आंसर लिख। तो इस तरीके से बहुत सारे टिप्स होते हैं प्रेजेंटेशंस में, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप आंसर शीट लिखते हैं। क्योंकि तो आंसर शीट अगर आपका अच्छा होगा ना, दिखने में अच्छा होगा, तो एग्जामिनर पे उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर जो है पूरा नहीं पढ़ता है, वो हेडिंग्स पढ़ के भी आपको पूरे मार्क्स दे देता है। आपको डायग्राम्स देख के भी, वो डायग्राम्स अगर आपका अच्छा होता है, ठीक है, उसके अंदर आपने उसको अच्छे से फ्रेम कर रखा होता है, तो उसके बिहाफ पे भी आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे भी अभी से आपको वर्क करना है बेटा, ठीक है। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, अच्छी हैंडराइटिंग में हम लिखेंगे, साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे, तो उस केस में मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इन टिप्स को फॉलो करिएगा बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।